हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे कमिंग अप विद द नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यू सिंप्लीफाइड। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मोना लोआ वोल्केनो इरप्शन के बारे में और साथ ही साथ ये भी समझेंगे व्हाई इज इट हजार्डस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये मोना लोआ वोल्केनो इरप्शन न्यूज में क्यों है। देखिए, रिसेंटली वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो मोना लोआ में आफ्टर 38 ईयर इरप्शन हुआ है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मोना लोआ से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें उन्हें डिस्कस करना, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे, समझेंगे मोना लोआ का ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, ये किस टाइप का वोल्केनो है, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि ये हजार्डस क्यों है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा हम मोना लोआ के ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं। देखिए, अगर मोना लोआ के ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करें तो मोना लोआ यूएसए के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हवाई आइलैंड में सिचुएटेड है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, ये रहा हवाई आइलैंड। एक्चुअली कलेक्टिवली ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसे हवाई आइलैंड कलेक्टिवली कहा जाता है। और यहीं पर जो सदर्न मोस्ट है एक आइलैंड, यहीं पर ये वोल्केनिक इरप्शन हुआ है मोना लोआ में। अगर और ज़्यादा डिटेल में बात करें तो देखिए, मैप में आप समझ सकते हैं ये इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट में है। मीन्स कभी कभी इस तरह का अगर एमसीक्यू बनते हैं कि हवाई आइलैंड बेसिकली है कहाँ, इक्वेटर के नॉर्दर्न पार्ट में है, सदर्न पार्ट में है, तो हम आंसर करने की कंडीशन में होंगे। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप देख सकते हैं जापान से भी, चाइना से भी, मीन्स यूएसए के साथ साथ इनका जो एशिया से भी कनेक्शन हो सकता है, बहुत ज़्यादा ये दूर नहीं है। अब जरा बात करते हैं मोना लोआ से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट बातों को। देखिए, अगर बात करें तो जो मोना लोआ है बेसिकली वन ऑफ द 5 वोल्केनो है। ये पांचों मिलकर हवाई आइलैंड के जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है उसका निर्माण करते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ है, ये यहाँ पर 5 इंपॉर्टेंट वोल्केनो है। ये कौन कौन से हैं जरा एक एक करके डिस्कस करते हैं। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा कि हमने बात किया, मोना लोआ है। मोना लोआ कहा जाता है कि इस आइलैंड का 50% से ज़्यादा एरिया कवर करता है। इसके बाद मोना किया है, किलाऊ है, हुलालाई है और कोहाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मोना लोआ तो लार्जेस्ट एरिया कवर करता है, बट हाइट के मामले में अगर बात करें तो मोना किया मोना लोआ से ज़्यादा हाइट में ज़्यादा ऊंचा है। तो इंपॉर्टेंट बात कब इस तरह के फैक्ट बन सकते हैं, एमसीक्यू बन सकते हैं। मोना लोआ ज़्यादा हाईएस्ट है या फिर मोना किया ज़्यादा हाईएस्ट है, तो हमारे लिए आसान होगा आंसर करना कि मोना किया ज़्यादा हाईएस्ट है। अब बात करते हैं जरा कि इनमें कौन कौन एक्सटिंक्ट है और कौन कौन डोरमेंट है। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बट कुछ कुछ ऐसे हैं कि वो डोरमेंट भी हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मोना लोआ बहुत ज़्यादा न्यूज में बना हुआ है। इससे रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं जरा। देखिए, अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की अगर हम बात करें तो सिंस 1843 से अभी तक मोना लोआ में 33 टाइम इरप्शन हुआ था। जो करंट का इरप्शन है ये 34th इरप्शन है। ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक कितना हो गया, इसको मिला के 34th इरप्शन हो गया। और लास्ट टाइम जो इरप्शन हुआ था ये हुआ था 1984 में। 1984 में 38 ईयर्स अगो पहले इस बार हुआ था। मीन्स 38 साल बाद फिर से इसमें इरप्शन हुआ है। तो कभी कभी इस तरह का अगर एमसीक्यू बनता है तो हम आंसर करने की कंडीशन में रहेंगे। मोना लोआ से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट बातों को समझते हैं। देखिए, अगर बात करें तो मोना लोआ सील्ड वोल्केनो की कैटेगरी में आता है। ये बेसिक लावा से बना हुआ है। जो ज़्यादा हीटेड होते हैं, ज़्यादा फ्लूइड होते हैं। जो बेसिक लावा होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा फ्लूइड होते हैं। मीन्स इनमें फ्लो के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मीन्स बहुत दूर तक फ्लो करते हैं, इसलिए भी कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हजार्डस हो सकता है। तो अब जरा बात करते हैं, समझते हैं कि वाई इज इट हजार्डस, आखिर इसे हजार्डस क्यों कहा जा रहा है, लोकल लेवल पे भी और ग्लोबल लेवल पे भी क्यों कहा जा रहा है, उन सारी बातों को समझेंगे। देखिए, आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब इस तरह की कोई वोल्केनिक इरप्शन होता है तो बहुत लार्ज स्केल पर ऐश प्रोड्यूस होते हैं और ये ऐश विंड में मिलकर बहुत दूर तक चले जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये ऐश क्लाउड क्रिएट कर देते हैं। तो करंट सिनेरियो में आप इमेज में भी देख सकते हैं, कुछ ऐसा ही इमेज यहाँ पर होता है। तो इसके बाद क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है, उसको जरा डिटेल में एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट हम समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है लावा। देखिए, जैसे लावा के बारे में हमने बात किया, मोना लोआ के जो इरप्शन में लार्ज स्केल पे जो मोल्टन रॉक हैं, जो पिघले लावा के रूप में निकल रहे हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि डिस्कस किया था कि ये बेसिक लावा से बना है। मीन्स जो बेसिक लावा होते हैं क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हीटेड होते हैं और बहुत दूर तक ट्रेवल करने के चांसेज उनमें होते हैं। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि जो इसका लावा है वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर सकता है और जो ह्यूमन बीइंग का जो सेटलमेंट है वो खास करके एनिमल वगैरह के लिए, फ्लोरा एंड फौना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल सर्वे यूएसए की बात करें तो उन्होंने इसे स्टार्टिंग में एडवाइजरी कैटेगरी में रखा था। जब ये इरप्शन हुआ था तो स्टार्टिंग में इसे एडवाइजरी कहा गया, बट थोड़े समय बाद इसमें क्या हुआ, इसे वार्निंग कैटेगरी में डाल दिया गया। मीन्स इसकी जो इरप्शन है, इसका जो लावा का प्रोडक्शन था उसको देखते हुए इसे वार्निंग कैटेगरी में रखा गया है। करंट सिनेरियो में ये वार्निंग कैटेगरी में ही चल रहा है। अब बात करते हैं वोल्केनिक गैसेज की। देखिए, जैसे थोड़ी देर पहले हमने कहा कि जब इस तरह का इरप्शन होता है तो वोल्केनिक गैसेज लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस होते हैं। खास करके कौन कौन से, मान लीजिए CO2 हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए या सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह हो गए। तो इस तरह के जो इरप्शन होते हैं गैसेज के, वो क्या करते हैं, एयर में मिल जाते हैं, विंड के साथ मिल जाते हैं और जो ह्यूमन बींग है
उनके साथ साथ जितने भी एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके लिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स मान लीजिए अगर एयर में बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आपके लिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह के लोकल प्रॉब्लम वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, वहाँ के लिए हजार्डस हो सकता है। और जो ग्लास पार्टिकल्स वगैरह होते हैं वो जो सरफेस है, जो लैंड है, वहाँ पर सॉइल में मिलकर वहाँ की उसकी जो फर्टिलिटी वगैरह उसे खत्म कर सकते हैं। और साथ ही साथ जितने वेजिटेशन है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा इसको भी समझते हैं। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ये एक पूरा का पूरा जो एस क्लाउड क्रिएट कर देते हैं। ऐसे में क्या होगा, जो सनलाइट वगैरह है वो वेजिटेशन तक नहीं पहुंच पाती है। और लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि जब ये ही एस क्लाउड जो है रेन के साथ मिलकर सरफेस पे आते हैं तो ये एसिडिक रेन क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, सल्फर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ऐसे में जितने वेजिटेशन वगैरह होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उनकी वेजिटेशन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ये तो देखिए लोकली हजार्डस हो सकता है, कैसे उसकी बातें हमने डिस्कस की। अब जरा बात करते हैं ग्लोबल लेवल पे जो इरप्शन है कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसकी डिस्कस करते हैं। देखिए अगर बात करें अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट जो जियोलॉजिकल सर्वे है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जब 1984 में इरप्शन हुआ था तो इसमें कहा गया था कि पर डे 15,000 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन पर डे हो रहा था। और ये जो इमिशन है इसमें कहा जाता है कि 2400 एसयूवी जित गाड़ियाँ होती हैं वो जितना ईयरली इमिशन करती हैं अकेले पर डे उस टाइम 1984 में इमिशन हुआ था कार्बन डाइऑक्साइड का। तो करंट सिनेरियो में भी हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लार्ज स्केल पे इमिशन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड का लार्ज स्केल पे इमिशन हो, में जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज है उनका लार्ज स्केल पे इमिशन हो तो हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग वाली प्रॉब्लम है उसे और ज़्यादा ये बढ़ा सकता है। बट अकॉर्डिंग टू अगर साइंटिस्ट बात करें तो जितने साइंटिस्ट हैं उनका मानना है वर्ल्ड वाइड जितने वोल्केनो हैं वो अकेले उतना ज़्यादा कार्बन इमिशन नहीं करते हैं या ग्रीन हाउसेज गैसेज का इमिशन नहीं करते हैं जितना कि ह्यूमन बींग पर ईयर इमिशन कर देते हैं। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जितने जो वोल्केनो हैं उन्हें ग्रीन हाउसेज गैसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना बिल्कुल सही नहीं होगा। ग्रीन हाउसेज गैसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल जितना वो है उतना ही ह्यूमन बींग भी है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।